कल हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ टेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, ये कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। आज हमने देखनी है कि डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग देखनी है, किस तरह से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनके अंदर जो भी एरर्स हैं, जो भी बग्स हैं, उनको हम रिमूव कर लें और उनको नेक्स्ट फेज़ जाने से पहले ही रोक लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट फेज़ में वो स्प्रेड ना हो जाए, उनको उसी फेज़ के अंदर ठीक कर लिया जाए। तो ये टेस्टिंग की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको हम देखते हैं। इनके अंदर हमारे पास है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टॉप डाउन टेस्टिंग, बॉटम अप टेस्टिंग, सैंडविच टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, ये सारी टेस्टिंग की टाइप है, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के नाम से ही हमें शो हो रहा है यूनिट, कि एक जो यूनिट हम कोड करेंगे, एक थोड़ा सा छोटा सा मॉड्यूल, एक यूनिट हम जितना भी कोड करेंगे उसको हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो छोटे छोटे यूनिट्स हम उनको टेस्ट कर लें और एट द एंड जब हम उनको इंटीग्रेट करें, उनको मर्ज करें, तो उनके अंदर जो है प्रॉब्लम ना आए। तो मतलब हर एक फेज को, हर एक मॉड्यूल को, हर एक यूनिट को टेस्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये क्या है, मॉड्यूल है, ठीक है, उसने थोड़ा सा कोड किया, छोटा सा मॉड्यूल बनाया, यूनिट ऑफ कोड लिखा, उसको क्या है, टेस्ट कर लेना है। टेस्ट करके फिर फर्दर उसके रिजल्ट्स देख के फिर सेकंड यूनिट बनाना मॉड्यूल और फिर उसके बाद इनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मीन्स ये शॉर्टर लेवल पे टेस्टिंग होती है हमारी, यूनिट टेस्टिंग। अब यहाँ पे ये क्या शो किया हुआ है, टेस्ट केस। टेस्ट केस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये है टेस्ट केस, ठीक है, यहाँ पे पीछे देखें, यहाँ पे जो जा रहा है टेस्ट केस, इसके आगे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। टेस्ट केस के अंदर क्या है, वो सारी टेस्टिंग की चीज़ें होती हैं जिनको हमने टेस्ट करना होता है, ठीक है। सपोज हमने इंटरफेस जो है उसकी चेकिंग करनी है, जो लोकल डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं उनको चेक करना है, हमारे प्रोजेक्ट की जो बाउंड्रीज हैं, जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, वो इसके अंदर हैं। जो से हमने डिपेंडेंट पाथ है, इंडिपेंडेंट पाथ हैं, वो सारे चेक करने हैं। कहाँ-कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, फिर एरर्स को हैंडल करने के लिए एरर हैंडलिंग जो पाथ हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सारी की सारी कंडीशन कंस्ट्रेंट किधर है, हमारे टेस्ट केस के अंदर, ठीक है। तो इस टेस्ट केस की बेस पे हमने क्या है, टेस्टिंग करनी होती है। हम चेक करते हैं कि जितना हमने कोड किया है, जितना यूनिट ऑफ कोड हमने लिखा है, क्या वो इन सारी कंडीशंस को सैटिस्फाई कर रहा है, इस टेस्ट केस को सैटिस्फाई कर रहा है। अगर ये टेस्ट केस को सैटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है हमारा ये यूनिट ऑफ कोड जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, इसमें कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं है। और अगर एरर होगा तो उसको हम यहीं पे रिजॉल्व कर लेंगे ताकि आगे नेक्स्ट ये स्प्रेड ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बताया हुआ है, ये तो सारी वही चीज़ है, टेस्ट केस है, यहाँ से हमारा मॉड्यूल बना और हमने टेस्टिंग कर ली। ये यहाँ पे क्या है, ड्राइवर। अब ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है, एक छोटे से यूनिट की टेस्टिंग है, पूरा-पूरा सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे नहीं बना हुआ, ठीक है? सारे मॉड्यूल्स तो नहीं है, एक यूनिट है सिर्फ़ जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो वो अकेला यूनिट क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? उसको हम टेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड लिख लिया जाता है, ड्राइवर। ड्राइवर यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है, जैसे हमारे प्रोग्राम्स के अंदर मेन प्रोग्राम होता है ना, हम एक एक लाइन ऑफ कोड भी लिखनी है तो उसके लिए मेन प्रोग्राम ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये ड्राइवर भी हमारे मेन प्रोग्राम की तरह काम कर रहा है, ठीक है? जो हमारे यूनिट ऑफ कोड को टेस्ट करने के लिए हेल्प आउट करेगा, ठीक है? तो ये ड्राइवर है, ये हमें क्या है, एज़ अ मेन प्रोग्राम यहाँ पे डील कर रहा है हमारे यूनिट को, ठीक है? फिर यहाँ पे ये मॉड्यूल्स के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है और मॉड्यूल्स को आगे स्टब के अंदर डिवाइड किया हुआ है। स्टब भी क्या है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है? टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, एज़ अ एजेंट भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, जिस कोड की एक यूनिट के अंदर जिस पीस ऑफ कोड की बारी होगी टेस्ट होने के लिए, उस पीस ऑफ कोड को रिप्लेस करते रहेंगे और उसको क्या है, टेस्ट करते रहेंगे, ठीक है? ये वैसे टॉप डाउन या बॉटम अप भी आप कह सकते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे इसकी टाइप को। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये समझिए कि हम जो एक यूनिट कोड हमने किया उसको टेस्ट करने के लिए ये ड्राइवर जो है ये एज़ अ मेन प्रोग्राम यहाँ पे काम कर रहा है, जो हमारे यूनिट के साथ अटैच होके हमारे यूनिट ऑफ कोड को टेस्ट कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़। अब इंटीग्रेशन के नाम से शो हो रहा है कि यहाँ पे हमने अपने यूनिट्स को, अपने मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना है, उनको इकट्ठा करना है, उनको मर्ज करना है और फिर टेस्ट करना है। पीछे तो एक-एक यूनिट को हम टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे उन सबको इंटीग्रेट करना है और फिर उनकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है? फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे ये है
ऑप्शन बताए गए हैं, द बिग बैंग अप्रोच, ठीक है, एंड इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी। दो ऑप्शन है। एक तो ये बिग बैंग अप्रोच, इसके अंदर क्या है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक ही दफा हम लोग उसको टेस्ट करें, लेकिन ये सही नहीं होता, क्योंकि एट द एंड जब हम सारे मॉड्यूल्स, सपोज एक ये मॉड्यूल है, एक ये मॉड्यूल है, ये कलर्स डिफरेंट कलर्स के अंदर, ठीक है, इन सबको हमने सेपरेट सेपरेट बना लिया, और अगर इनको हमने अलग अलग से टेस्ट नहीं किया, एक ही दफ़ा सारे जोड़ लिए, मर्ज कर दिए, और फिर एट द एंड इनको हमने टेस्टिंग की, तो क्या सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, एट द एंड उसके अंदर इतने एरर्स आ जाएंगे, उनको रिजॉल्व करना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है। तो इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी ये बेटर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम जितना कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको पहले यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर दूसरा यूनिट बनाया उसको टेस्ट कर लिया, फिर दो यूनिट्स को मर्ज करके देख लिया, तीसरा बनाया तीसरे को मर्ज करके देख लिया। तो इस तरह जिस यूनिट के अंदर प्रॉब्लम होती है वो वहीं पर रिजॉल्व होती है, और एट द एंड फिर कम एरर्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग की डिफरेंट आगे टेक्निक्स है, इनको पढ़ लेते हैं। पहली है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। टॉप डाउन बॉटम अप, ये सारी अप्रोचेस हम लोग पहले पढ़ के आए होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टॉप के अंदर आपको ये सारा का सारा मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, या फिर जितना भी आपने कोड किया हुआ है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या है, डिवाइड कर दिए डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ए को हमने डिवाइड कर दिया B, F, G, ठीक है, डिफरेंट के अंदर कर दिया। और यहाँ पे अब ये टॉप डाउन है, टॉप से डाउन की तरफ आना है, मतलब डेप्थ फर्स्ट आना है, ब्रेथ फर्स्ट नहीं जाना, ठीक है। ये भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ के आते हैं कि डेप्थ फर्स्ट क्या है, ब्रेथ फर्स्ट क्या है। तो डेप्थ फर्स्ट क्या है कि ए का आपने मॉड्यूल अगर बी के अंदर डिवाइड किया, बी को आगे फर्दर सी के अंदर डिवाइड किया, सी को आगे फर्दर डी और ई के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। तो ये क्या डेप्थ, पहले एक वाली साइड को कंप्लीटली आपने टेस्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे दूसरी के ऊपर जाना है। इसलिए ये देखें, डी ई के बाद जब ये वाला यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद ई के बाद दोबारा आगे वाला मॉड्यूल एफ से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस तरह नहीं कर दिया A B C D, ये इस तरह करेंगे तो ये कौन सी होगी, ब्रेथ फर्स्ट, ठीक है। जब हम विड्थ वाइज देख रहे हैं, हम यहाँ पे डेप्थ वाइज देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं, डाउनवर्ड आते जा रहे हैं और टेस्ट करते जा रहे हैं। ये क्या सारे छोटे छोटे पीस ऑफ कोड हैं, जो कि ए का बी चेक हुआ, बी के बाद जो सी वाला रिप्लेस हुआ वो चेक हुआ, उसके बाद डी और ई वाला चेक हुआ, ठीक है। जब ये वाली डेप्थ पूरी इसकी हो जाएगी लेवल लीफ तक, फिर आगे हम एफ तक जाएंगे, फिर फर्दर आगे एफ अगर डिवाइडेड है तो उसको देख लेंगे, फिर आगे जी, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन, जहाँ पे टॉप से स्टार्ट की जाती है और बॉटम की तरफ आया जाता है, एक एक को चेक करते रहते हैं और उनको इंटीग्रेट करते रहते हैं, जो चेक हो गया उसको इंटीग्रेट कर लिया। तो इस तरह से ये जो है टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। ये इसके अंदर डेप्थ फर्स्ट हमने अप्रोच जो है वो यूज की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप इंटीग्रेशन। अब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है। टॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और बॉटम की तरफ लेके आते हैं, और बॉटम अप के अंदर क्या होता है कि हम लास्ट से लीफ जो हमारे होते हैं सबसे एंड वाले लेवल्स, उनको टेस्ट करते हैं और उनको टेस्ट करके एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब डाउन से अपवर्ड की तरफ जाना है। फिर जब ये एक क्लस्टर हमारे पास हो गया, ठीक है, दो तीन यूनिट्स को मिला के हमने एक क्लस्टर बना लिया, जब हमने इसको टेस्ट कर लिया, फिर हमने इसको बी के साथ टेस्ट करके इसके साथ मर्ज कर देना, ठीक है। मतलब डाउन से अपवर्ड की तरफ जाना है, वहां पीछे क्या थे, हम अप से डाउनवर्ड आ रहे थे। तो ये सिर्फ इसके अंदर ये फर्क है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ हमने टेस्ट करना है और वो हम टॉप से डाउन की तरफ कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, डेप्थ फर्स्ट है, नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है, और ऊपर अपवर्ड की तरफ जाना है टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सैंडविच टेस्टिंग। अच्छा, अब सैंडविच टेस्टिंग क्या है, सैंडविच टेस्टिंग जो है मिक्सचर है टॉप डाउन और बॉटम अप का। इसके अंदर दोनों आ जाती है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन और बॉटम अप दोनों। मतलब ये किस तरह से काम करती है कि पहले तो आपने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये टॉप की तरफ से भी टेस्टिंग करती हुई आती है और बॉटम की तरफ से भी टेस्टिंग करती हुई जाती है। देखें एरो ए की तरफ से भी आ रहा है डाउनवर्ड, ऊपर से भी टेस्टिंग हो रही है, और यहाँ से डाउनवर्ड से भी टेस्टिंग होती होती ऊपर अपवर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये सैंडविच है, जैसे हमारे सैंडविच होते हैं ना, डबल ब्रेड होती है, तो वो क्या है, टॉप से भी टेस्टिंग हो रही है और बॉटम से भी टेस्टिंग हो रही है। तो ये सैंडविच टेक्निक है कि दोनों साइड से आपने टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी और एरर्स जो है उसको रिमूव करते हुए आप आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग।
रिग्रेशन टेस्टिंग किस लिए यूज होती है? Regression testing is rerunning functional and non-functional tests to ensure that previously developed and tested software still perform after a change. If not, that would be called a regression. ठीक है? अब रिग्रेशन टेस्टिंग क्या कहती है? रिग्रेशन टेस्टिंग कहती है कि पहले से कुछ जो फंक्शनल यूनिट हमारे बने हुए हैं या फिर नॉन फंक्शनल यूनिट बने हुए हैं, ठीक है, वो और जो पहले से टेस्ट हो चुके हैं या नहीं हुए, वो सारे के सारे जब उनके अंदर अगर हम कोई चेंज कर देते हैं, ठीक है, कोई चेंजिंग आ गई है, कोई कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन के बाद, चेंजेस के बाद वो वाले अभी ठीक वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये उनके चेंजेस के बाद जो वर्किंग होती है, उसको चेक करने के लिए यूज़ होती है रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? कि अगर हमने कोई मॉड्यूल बना के रखा हुआ है, हमारे कस्टमर ने कह दिया कि इसके अंदर कुछ मैंने चेंज करवाना है, वो हमने उस मॉड्यूल के अंदर थोड़ा-सा चेंज कर दिया। अब पहले से वो बना हुआ है, टेस्ट हुआ हुआ है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा-सा हमने चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद हम जब टेस्टिंग करेंगे ना, उसको चेक करने के लिए क्या वो चेंजिंग के बाद अभी ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उसको हम कहेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? रिग्रेस, हम उसको दोबारा से री एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है? री-रन करते हैं, री एग्जीक्यूशन करते हैं, दोबारा से उसको रन करके देखते हैं कि क्या ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है हमारे पास स्मोक टेस्टिंग। अब स्मोक टेस्टिंग क्या है? Smoke testing aim at ensuring that the most important function work. The result of this testing is used to decide if a build is stable enough to proceed with the further testing. अच्छा, अब स्मोक टेस्टिंग के अंदर क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, ठीक है, कि जो मेजर फंक्शन है जिनके बगैर आगे जो है प्रोसीड हम नहीं कर सकते। उन फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया, उन फंक्शन को आइडेंटिफाई करके टेस्ट किया कि क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर वो एक्यूरेट वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टेबल हैं, ठीक है, तो फिर तो हम उनको आगे प्रोसीड करेंगे, आगे फर्दर उनको लेके चलेंगे। लेकिन अगर जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, फिर उनको उसी लेवल के अंदर ठीक किया जाएगा और फिर फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा जाता है कि आपके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो मेजर कंपोनेंट्स ही यहाँ पे ठीक काम नहीं कर रहे और आगे उनकी कोई लाइब्रेरी मिसिंग है, कोई उनके जो है मॉड्यूल्स के अंदर प्रॉब्लम है, कोई बग्स है, कोई लिंक नहीं हुआ हुआ या कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर नेक्स्ट जब हम जाके इनको इंटीग्रेट करते जाएँगे, तो वहाँ पे ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे इनको मेजर मेजर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास हायर ऑर्डर टेस्टिंग। पीछे जितनी भी हमने पढ़ी वो हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की टाइप पढ़ी, जहाँ पे हम मॉड्यूल्स को टेस्ट कर करके इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, मर्ज करते जा रहे हैं। अब कुछ हाई ऑर्डर टेस्टिंग है, इनको हम देख लेते हैं। हाई ऑर्डर टेस्टिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं हमारी। फर्स्ट वन इज वैलिडेशन टेस्टिंग, ठीक है? अच्छा, वैलिडेशन टेस्टिंग क्या कहती है? फोकस इज ऑन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है? वैलिडेशन टेस्टिंग जो है, इसका फोकस किधर है? इसका सारा का सारा फोकस होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है? सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की हुई है, उनको वैलिडेट करना होता है, ठीक है? इस टेस्टिंग के अंदर कि जो कस्टमर से हमने रिक्वायरमेंट ली है, वो ठीक तरह से गैदर की गई या नहीं की गई, और उनको फुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, मतलब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही बनाया जा रहा है या नहीं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको वैलिडेट किया जाता है, यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है वैलिडेशन टेस्टिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग फोकस इज ऑन सिस्टम इंटीग्रेशन। सिस्टम टेस्टिंग के नाम से ही शो हो रहा है सिस्टम टेस्टिंग, पूरे के पूरे सिस्टम की टेस्टिंग है। यहाँ पे किसी एक मॉड्यूल, एक यूनिट या दो तीन मॉड्यूल की नहीं है, बल्कि जब एट द एंड आपने सारा का सारा मॉड्यूल्स बना लिए, सारे मॉड्यूल्स को आपने मर्ज कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद आपके सामने वो सिस्टम बन के आ गया, तो उसकी वर्किंग प्रॉपर चेक की जाती है, इसको हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है? अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, फोकस इज ऑन अ कस्टमर यूसेज। अल्फा और बीटा टेस्टिंग हम लोग जो है यूजर के पर्सपेक्टिव से की जाती है, बल्कि यूजर से ही करवाई जाती है। अल्फा टेस्टिंग वो होती है जो डेवलपर साइड पे होती है, डेवलपर इसको सुपरवाइज करता है, लेकिन कस्टमर जो है वो अपना प्रोडक्ट चला के चेक कर लेता है कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं।
और बीटा जो है टेस्टिंग वो ये होती है कि जब आपकी टेस्टिंग जो है आपके कस्टमर साइड पे की जाती है, जहाँ पे उसने इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल करना होता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको यूज़ करता है, चेक करता है और फिर बताता है ये ठीक है या नहीं, ठीक है? तो ये अल्फा और बीटा टेस्टिंग जो है डेवलपर साइड पे और कस्टमर साइड पे है, लेकिन इस दोनों का फोकस जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे होता है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट वन इज रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग क्या है? फोकस द सॉफ्टवेयर टू फेल इन अ वेराइटी ऑफ वेज एंड वेरीफाइज दैट रिकवरी इज प्रॉपरली परफॉर्म्ड। अब ये रिकवरी टेस्टिंग किस लिए होती है? रिकवरी टेस्टिंग होती है ताकि अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिकवर किया जा सके। यहाँ पे क्या है, ये खुद से, ठीक है, खुद से डिफरेंट वेज इस तरह के प्रोवाइड करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाए, ठीक है। फोकस द सॉफ्टवेयर टू फेल इन अ वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है। इनका फोकस होता है कि आपका सॉफ्टवेयर डिफरेंट वेज के अंदर फेल हो जाए, ताकि वो जितनी भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से फेल हो सकता है, इस तरह से इसके अंदर फेलियर्स आ सकते हैं, तो वो उनको पता चल जाता है और वो उनके फेलियर जब आते हैं उनको वो फिर ठीक कर लिया जाता है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है, ताकि जब एक्चुअल में वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर आए तो तब कोई भी ऐसा वे, कोई ऑप्शन ना रहे जिस तरह से उसके अंदर फेलियर आ सके, ठीक है। तो ये खुद से जान के पहले फेलियर लाते हैं, फिर उसको रिकवर करते हैं ताकि कोई भी जो है यहाँ पे फेलियर चांसेस बाकी ना रहे। सिक्योरिटी टेस्टिंग verifies that protection mechanism built into a system will in fact protect it from improper penetration, ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या है? इसके नाम से शो हो रहा है कि ये सिस्टम को सिक्योर करने के लिए टेस्टिंग होती है, ठीक है। वेरीफाइज दैट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बिल्ट इनटू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर आपने जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और कोई भी आपके सिस्टम को पेनिट्रेट ना कर सके, कोई भी आपके सिस्टम को जो है हैक ना कर सके, या फिर कोई बैक डोर ना हो जिसके थ्रू वो आपके सिस्टम के अंदर कोई पर्सन इन्वॉल्व हो सके या आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वहाँ से हैक कर सके, ठीक है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग इसके भी नाम से शो है क्या है? स्ट्रेस को टेस्ट करना है कि आपके सिस्टम के ऊपर अगर बर्डन ज़्यादा आ जाए, स्ट्रेस ज़्यादा आ जाए, लोड ज़्यादा हो जाए, तो आपका सिस्टम उसको मैनेज कर सकेगा, उसको बियर कर सकेगा, या आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए ये स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, ठीक है। एग्जीक्यूट्स अ सिस्टम इन अ मैनर दैट डिमांड रिसोर्सेज इन एबनॉर्मल क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, जानबूझ के ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल क्वांटिटी के अंदर जो है रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, ज्यादा लोड डाल दिया जाता है सिस्टम के ऊपर। रिसोर्सेज जहाँ पे एक टाइम के अंदर थोड़े यूज करने हैं वहाँ पे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ज्यादा टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हीट अप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, चेक किया जाता है कि आपका सिस्टम जो है स्ट्रेस को बियर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग। Performance testing tests the runtime performance of a software within the context of an integrated system, ठीक है। यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस के अंदर आपके सिस्टम की रन टाइम परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि आपका सिस्टम जब प्रॉपर इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया, अब ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये जो कितनी स्पीड दे रहा है, कितनी जो है वो थ्रूपुट दे रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह वो चेक कर ली जाती है। इसमें मुझे बताएं कोई मसला है, समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे अब जो हमने पीछे पढ़ी है वैलिडेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, उन्हीं की थोड़ी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। समझ आप लोगों को वहाँ से आ गई होगी, लेकिन इसको एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। वैलिडेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग फोकस ऑन यूजर विजिबल एक्शन एंड यूजर रिकॉग्नाइजेबल आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे यूजर के जो विजिबल एक्शन, ठीक है, मतलब उसने कोई इनपुट दी है, उसकी आउटपुट वहाँ पे प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। वो चीज़ें जो विजिबल हैं, जो एक्शन विजिबल है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, उनको वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेशन सक्सीड when software function in a manner that can be reasonably expected by the customer, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप वैलिडेशन कर रहे हैं, तो वैलिडेशन का कहाँ पे फोकस है, हमारे कस्टमर पे था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे था कि कस्टमर जिस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उसकी नीड है, उसको फुलफिल किया जाए, ठीक है। अगर आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जो बहुत अच्छा है, बड़े स्टाइलिश है, बड़ी अच्छी उसकी फर्निशिंग की हुई है, लेकिन अगर आपके कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं करा,
जो फंक्शन वहाँ से कस्टमर अचीव करना चाहता है वो गोल उसको अचीव नहीं हो रहा तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ आपका कस्टमर चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को सेटिस्फाई करना है आपने, ठीक है। If a software requirement specification SRS has been developed, it describes all user visible attributes of the software and contain a validation criteria section that forms the basis for the validation testing approach. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने SRS बना लिया है ना, SRS क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट होता है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो साथ में आप ये डॉक्यूमेंट जो है SRS और SRR, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर क्या है कि सारी की सारी आपका जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। रिटन फॉर्म के अंदर सब लिखा होता है कि कौन कौन से यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होने हैं, कौन सा इवेंट होगा, क्या उसका रिस्पॉन्स होगा, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, इन एट्रीब्यूट्स कौन सी है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो ये क्या है, सारी की सारी इसके अंदर लिखी होगी। तो जब अगर आपने SRS बनाई हुई है, उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, फिर उस SRS की बेस के ऊपर आप वैलिडेशन टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या, यूजर ने जो कुछ बताया होगा सारा कुछ स्पेसिफाई होगा। फिर इसके अकॉर्डिंग जो है आप वैलिडेशन टेस्टिंग कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि अब ये हमारे यूजर की नीड के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना, ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन टेस्ट क्राइटेरिया। अच्छा, अब हमने क्या, वैलिडेशन टेस्ट अगर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड कर लेते हैं कि किन किन क्लासेस को हमने यहाँ पे टेस्ट करना है, ठीक है। उन क्लासेस के लिए फिर जो टेस्ट केसेस आपने बनाए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं कि टेस्ट केसेस क्या हैं, जिसके अंदर हमने वो सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं जिनकी बेस पे हमने टेस्टिंग करनी है। जैसे हमने अभी पीछे देखा था इंटरफेस टेस्टिंग, सिस्टम की बाउंड्री टेस्टिंग, ठीक है। तो वो सारी जो है टेस्ट केस के अंदर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गई, क्लासेस आ गई जिनको चेक करना है और किसकी बेस पे चेक करना है, टेस्ट केसेस की बेस पे हमने इसको टेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया और फिर हमने इसकी वैलिडेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं वैलिडेशन टेस्टिंग की। एक तो ये हो सकती है द फंक्शन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म टू द स्पेसिफिकेशन एंड इज एक्सेप्टेड, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि आपने बिल्कुल ठीक तरह से काम किया हुआ है, सही बनाया हुआ है और जैसा एक्सपेक्टेड था कस्टमर का उसी के अकॉर्डिंग आपके फंक्शन और परफॉर्मेंस परफॉर्म की जा रही है, तो वो एक्सेप्टेड होगा। और सेकंड क्या हो सकती है, अ डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन इज अनकवर्ड एंड अ डेफिशिएंसी लिस्ट इज क्रिएटेड। और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ना बना हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेविएट करो, थोड़ा सा वेरिएट करो, आपने थोड़ी चेंजिंग कर दी उसके अंदर। तो वो क्या है कि अगर वो डेविएशन आ भी गई है तो मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो अनकवर होगी, हमने उनको डिस्कवर कर लिया कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब हमें पता चल गया है। तो इसको क्या है, अब इनकी डेफिशिएंसी लिस्ट बना ली जाएगी और फिर इनको ठीक कर लिया जाता है, ठीक है। तो टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग का फायदा सिर्फ ये नहीं कि हमें पता चल जाता है कि सिस्टम हमारा ठीक काम कर रहा है। अगर वो ठीक काम नहीं भी कर रहा, मसला है, तो वो मसला भी हमारे सामने आ जाता है, अनकवर हो जाता है, ठीक है। हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि फिर उसको हम ठीक कर लें। अच्छा, वो होगी हमारे पास वैलिडेशन टेस्टिंग और यहाँ पे आ गई हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का आपको बताया था कि जहाँ पे फुल पूरे सिस्टम को हमने टेस्ट करना है, ठीक। जैसे पुराने सिस्टम थे, पुराना थोड़ा इन्वायरमेंट था, तो वहाँ पे क्या था, एक प्रॉब्लम ये आ जाता था फिंगर पॉइंटिंग का, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग की बात हो रही है, ओवरऑल सिस्टम बन गया, अब उसने टेस्ट होना है। तो फिंगर पॉइंटिंग क्या कि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पे अनकवर होती है, एरर मिलता है, तो वो क्या था, एक दूसरे पे ब्लेम करते थे, नहीं ये डेवलपर का कसूर है, नहीं ये इस डिजाइनर का कसूर है, ये प्लानर का कसूर है, या रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो था उसका कसूर है। मतलब फिंगर पॉइंटिंग, एक दूसरे को ब्लेम किया जाता था कि ये उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, इस वजह से। तो ये क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बजाय हम एक दूसरे को फिंगर पॉइंटिंग करें, इनको सॉल्व कर लेना चाहिए, तो वो बेटर वे में हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं फिंगर पॉइंटिंग से बचने के लिए। डिजाइन एरर हैंडलिंग पाथ दैट टेस्ट ऑल इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, आप एरर हैंडलिंग टेक्निक्स लगा लें, जब भी एरर आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे एरर आ रहे हैं, उनको पहले ही सॉल्व कर लें ताकि एट द एंड वो हमारे पास प्रॉब्लम ही ना रहे, ठीक है। Conduct a series of tests that simulate bad data or other potential errors at the software interface, ठीक है। डिफरेंट सीरीज ऑफ टेस्ट, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट आप यहाँ पे कंडक्ट करें
टेस्ट करने से क्या है, जो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, कोई बैड डाटा, ठीक रिक्वायरमेंट आपने गैदर नहीं की, कोई डाटा स्ट्रक्चर सही नहीं लगाया, इंटरफेस की प्रॉब्लम है, जो भी है वो क्लियर हो जाएगी। थर्ड क्या है, रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ टेस्ट टू यूज एज एविडेंस इफ फिंगर पॉइंटिंग डज अकर। ठीक है, ये है कि जो अपना अपना काम कर रहा है वो उसके रिजल्ट्स को क्या रिकॉर्ड कर ले, ताकि एट द एंड फिंगर पॉइंटिंग अगर हो भी सही आपके ऊपर, तो आपके पास क्या एविडेंस हो, ठीक है, कि मैंने ये वाला काम किया था, उसका ये रिजल्ट है, मेरी वजह से मसला नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, पार्टिसिपेट इन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ द सिस्टम टेस्ट टू इंश्योर दैट सिस्टम इज एडिकेटली टेस्टेड। ठीक है, अब ये भी अगर टेस्टर जो है उसको बाकी सारे फेजेस के अंदर भी होना चाहिए। जब प्लानिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, तब आप लोग वहाँ पे इंक्लूड होते हैं, तो आपको समझ आ रही होती है ये सिस्टम इस तरह से काम करेगा, और एट द एंड फिर उसको टेस्ट करना भी ठीक हो जाता है। अगर पहले हमें पता ही नहीं है सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और एट द एंड आके हम टेस्ट करते हैं, तो वो ना तो हमें टेस्ट करना आएगा, ना ही वो टेस्टिंग ठीक तरह से आएगी, और क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम